गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज मैं एक नई सीरीज लेकर के अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उपस्थित हुआ हूं, जिसको मैंने नाम दिया है मिशन लच सीरीज। हमारी संस्था जो है लच क्लासेस के नाम से जानी जाती है और इसी संस्था के नाम से मैंने यूपी और यूपी पुलिस के जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उनको लेकर के और आने वाले जो एग्जाम में हैं उनसे जो संभावित प्रश्न हैं उनको लेकर के मैंने एक सीरीज बनाई है, जिसकी आज पहली क्लास है और जिसको मैंने नाम दिया है मिशन लक्ष्य सीरीज। और इसमें देखिए, सामान्य अध्ययन में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न एवं संभावित प्रश्नों का सर्वोत्तम संकलन। ये क्लास मेरी डेली 8 बजे आया करेगी, ठीक है। सोमवार से लेकर शनिवार तक डेली 8 बजे आया करेगी। मैंने अपनी करंट की क्लास को सुबह कर दिया है, ठीक है। वो भी आपको रेगुलर अब मिला करेगी, जिसमें जैसे 2 क्लास एक साथ होना थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने दोनों क्लासेस को अलग अलग टाइम पे ला दिया है, जिसमें सुबह 7 बजे आप लोग जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। और उस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में इस बार मैंने प्रश्नों का जो नंबर है उसको मैंने 10 कर दिया है, पुनः 10 कर दिया है। और सिर्फ 20 मिनट की क्लास रहेगी और 20 मिनट की क्लास में आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपका समय भी बचेगा और वो 10 प्रश्न आप हमेशा की तरह देखेंगे, वो अच्छे प्रश्न रहेंगे, इसकी मेरी गारंटी रहेगी। तो शुरुआत करेंगे इस सीरीज का जो पहला प्रश्न है उससे। और लगातार अगर सीरीज को आपने लिया, एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा, इस सीरीज को अगर आपने लगातार लिया और आप इसको प्रीवियस ईयर पेपर से अगर मिलाएं और आने वाले किसी भी प्रैक्टिस सेट से आप जो है आगे इसको देख सकते हैं, इसके सारे प्रश्न आपको बेहतरीन मिलेंगे। प्रश्नों के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी 1 नंबर का मिलेगा, इसलिए ज़्यादा लोग इस सीरीज से जुड़ें और इसका लाभ लें। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड है। इसमें जीएस का ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं होगा इस सीरीज में जो आपको उपलब्ध ना हो। सभी क्वेश्चंस जो है स्टैटिक भी करंट भी आपको मिलेगा। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो इकोनॉमी से है, भारतीय अर्थव्यवस्था से है। देखिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। भारत में निर्देशी नियोजन इंडिकेटिव प्लानिंग किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी? नवम, चतुर्थ, तृतीय एवं अष्टम। ठीक, खटाखट आप लोग आंसर दीजिएगा इसका। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। ठीक, इंडिकेटिव प्लानिंग मतलब क्या हुआ? इंडिकेट करना, इंडिकेटिव प्लानिंग मतलब इंडिकेट करना। ठीक, इसको अगर हिंदी में कहें तो आप कह सकते हैं निर्देश देना। ठीक, और ये दोनों, ये आपका जो काम किसके द्वारा हो रहा था, ये किसके द्वारा किया गया? सरकार के द्वारा। ठीक, 1991 का जो दौर था उसमें 90-91 के दौर में हम लोगों ने उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू की। उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। उदारीकरण की प्रक्रिया, आप लोग आंसर देते रहिएगा, एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिएगा। उदारीकरण की प्रक्रिया जो प्रारंभ हुई उसने हमारे बाजार को जो है मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में, ओपन मार्केट के रूप में परिवर्तित कर दिया। ठीक, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ भारत में विदेशी निवेश जो है बढ़ने लगा, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने लगी। और इसके लिए सरकार ने क्या किया? कुछ इंडिकेशन बनाए, कुछ निर्देश दिए। उन निर्देशों में इन्होंने क्या किया? निजी क्षेत्र, अब आप लोग गेस कर चुके होंगे कौन सी पंचवर्षीय योजना होगी। निजी क्षेत्र एवं सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र एवं सरकारी क्षेत्र के लिए लक्ष्य निर्धारित किया। देखिए, इसमें भी लक्ष्य शब्द का इस्तेमाल हो गया, लक्ष्य निर्धारित किया गया। ठीक, लेकिन सरकार ने एक चीज की थी, सरकार ने इसके साथ एक चीज और की थी, कोई बाध्यता नहीं थी। मतलब आप फ्री माइंड होकर के काम करिए और इसका परिणाम भी मिला। बाध्यता नहीं थी। इसके साथ सरकार ने अनुदान के रूप में, सब्सिडी के रूप में, अनुदान के रूप में सहायता भी प्रदान की। ठीक, तो सरकार की यह एक तरह से ये क्या था? सरकार ने उदारीकरण को प्रमोट किया। ठीक है, सरकार ने अपने नियमों कानूनों में जो है ढील दी और इस प्लानिंग को किस वर्ष किस प्लानिंग में अपनाया गया? इंडिकेटिव प्लानिंग, जिसे निर्देशी नियोजन के नाम से जाना जाता है, वो प्लानिंग थी आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका समय काल 1992 से आपका 97 है। देख लीजिए, मैंने कहा था 90-91 के दौर में हमने जो है उदारीकरण को प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अष्टम पंचवर्षीय योजना से हमने निर्देशी नियोजन को प्रारंभ किया था। ठीक, ये था पहली सीरीज, इस सीरीज का पहला प्रश्न। ठीक, और इस सीरीज के प्रश्नों में सिर्फ मैं 30 प्रश्न लेकर के आऊंगा, सिर्फ 30 प्रश्न लेकर आऊंगा और आधे घंटे से 45 मिनट की क्लास रहेगी, लेकिन आपको संपूर्ण निचोड़ मिलेगा प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में। तो इस सीरीज का आप जरूर लाभ लें, ज्यादा लाभ लें। निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड लिटन
के समय काल की नहीं मानी जाती है। ठीक है, नहीं, देखिए वर्ड देखिएगा, नहीं, ठीक, नहीं मानी जाती है। ठीक, कौन सा? अफगान युद्ध, बर्मा युद्ध, आर्म्स एक्ट, प्रेस एक्ट। ठीक, किसका पूछ रहा है? कौन सा वायसराय? लॉर्ड लिटन। ठीक, लॉर्ड लिटन। खटाक से इसका समय काल आपको याद होना चाहिए। इसका समय काल था 1876 से लेकर के 1880 तक। ठीक, एक कठोर वायसराय माना जाता है, इसे एक कठोर वायसराय माना जाता है। ठीक, कठोर वायसराय माना जाता है। ठीक, इसके समय में जो प्रमुख घटनाएं थी, देखिए इसमें ये था प्रेस एक्ट। इसने प्रेस पर प्रतिबंध लगाते हुए, प्रेस मतलब समाचार पत्रों पर, ठीक, मैगजीनों पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ले आया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर के ये आया था। ठीक, जिसने इसने पत्रकारिता पर प्रतिबंध लगाया। इसके अतिरिक्त एक विवादित एक्ट भी लेकर के इसके समय शासनकाल में आया था। वो विवादित एक्ट था आर्म्स एक्ट। ठीक, जिसे शस्त्र अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। शस्त्र अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। शस्त्र अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों चीजें तो इसके शासनकाल में थी। देखिए हमसे पूछा क्या गया है? नहीं। ठीक, इसके अतिरिक्त और जो तीसरी चीज थी वो थी आपकी अफगान युद्ध। इसके शासनकाल में हुआ था 1878 से लेकर के 1880 के बीच में अफगान युद्ध हुआ था इसके शासनकाल में। तो राइट आंसर निकल करके बाहर आया, जिसे कहा जाता है बर्मा युद्ध। बर्मा युद्ध इसके शासनकाल की घटना नहीं थी। बर्मा युद्ध के बारे में आपको बताना चाहूं कि ये 3 बार हुआ था। आंग्ल बर्मा युद्ध कुल 3 बार हुआ है। कौन सा युद्ध? आंग्ल बर्मा युद्ध। आंग्ल बर्मा युद्ध 3 बार हुआ है। पहली बार जो हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, फर्स्ट जो हुआ था वो था वायसराय लॉर्ड एमहेस्ट के शासनकाल में। लॉर्ड एमहेस्ट के शासनकाल में ये हुआ था। सेकंड जो हुआ था द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था वो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। ठीक, तो इसका उत्तर निकल करके क्या आया कि बर्मा युद्ध लॉर्ड लिटन के शासनकाल की घटना नहीं मानी जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बर्मा युद्ध। बाकी सभी घटनाएं लॉर्ड लिटन के शासनकाल की हैं। ठीक, खटाखट आंसर देते रहिएगा। ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। ठीक, देखिए विद्रोहों का ये जो है मिलान करने के लिए दिया गया है। खटाखट मिलाइए आप लोग, सभी लोग। निम्न में से कौन सा युग्म, अच्छा ये ईयर पूछा है, समय काल, और ये पूछा है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मतलब जो विद्रोह हैं, इन विद्रोहों की घटना में से कौन सा ईयर मैच नहीं करता है। ठीक, तो ये देखिएगा, मुंडा विद्रोह 1899, वेल्लोर विद्रोह 1806, संताल विद्रोह 1855। ठीक, ये भी ठीक है। चुआर विद्रोह, इसको चुआर विद्रोह 1870। ठीक, मुंडा विद्रोह 1899, ठीक, सही आंसर है। वेल्लोर विद्रोह 1806, सही आंसर है। संताल विद्रोह 1855, सही आंसर है। ये आपका गलत मैचिंग है, मिसमैच है चुआर विद्रोह। ठीक, इसके बारे में बताना चाहूंगा। ये विद्रोह आपका इन सभी विद्रोहों से पहले का विद्रोह है। 1798-99 में, 1798-99 में यह विद्रोह हुआ था। 1798-99 में। और ये विद्रोह करने वाले व्यक्ति थे दुर्जन सिंह। ये विद्रोह करने वाले व्यक्ति थे दुर्जन सिंह। कहां पर हुआ था? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बांकुरा क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में बांकुरा क्षेत्र एवं मिदनापुर क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था। और इन्होंने लगभग 30 गांव में दुर्जन सिंह जी ने 30 गांव में अपनी सत्ता स्थापित की थी और अंग्रेजों के खिलाफ जो है 30 गांव में शासन स्थापित किया था और अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह किया था। 30 गांव में शासन इन्होंने स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, चुआर विद्रोह 1870 ईस्वी। खटाखट आंसर देते रहिएगा। बहुत तेजी से मैं प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा, बहुत तेजी से मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। आपका समय बिल्कुल भी जाया नहीं होगा। शुरू से लेकर के अंत तक आप लोग क्लास में बने रहिए, बस एक शर्त यह है, और आप लोग खटाखट आंसर देते रहिएगा। नंदी पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? बताइए। नंदी पहाड़ियां सुना है नाम आप लोगों ने? ठीक, इसके लिए मैं आपको एक हिंट दूंगा। ठीक, टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन आवास किसको कहते हैं? टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन आवास। ठीक, ग्रीष्मकालीन
आवास, मतलब गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए वह नंदी पहाड़ियों पर आता था। ठीक, ऑप्शन है बिहार, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान। अगर टीपू सुल्तान दे दिया है तो जान लीजिएगा गर्मी की छुट्टी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये प्लेस आपका कहाँ पर है, कर्नाटक में है। कहाँ पे है, कर्नाटक में है। ये नंदी पहाड़ियाँ आपका बेंगलुरु से, वर्तमान समय के बेंगलुरु से लगभग 45 किलोमीटर दूरी पर ये पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक, दक्षिण भारत में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 कर्नाटक। नंदी पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित हैं, कर्नाटक के बेंगलुरु में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। खटाखट आंसर देते रहिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है, मतलब इनमें से आपको जो भी व्यक्ति दिए गए हैं, जो भी लोग दिए गए हैं, उनमें यह पूछा जा रहा है कि गजल गायकी से संबंधित नहीं है। बेगम अख्तर बहुत बड़ा नाम है, मल्लिका पुखराज, पीनाज मसानी, हरिभाई वराड़कर। ठीक, मल्लिका पुखराज, पीनाज मसानी, बेगम अख्तर, हरिभाई वराड़कर। तो ठीक, ये दोनों ठीक गजल गायकी से हैं, ये भी गजल गायकी से हैं। ये आपका गायन से संबंधित हैं, लेकिन ये गजल गायकी से संबंधित नहीं है। तो ये गाते क्या थे, भक्ति गीतों के गायक हैं। ये किसके गायक थे, भक्ति गीतों के गायक हैं, भक्ति गीतों के गायक हैं। ठीक, तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हरिभाई वराड़कर। ठीक, गजल गायकी से संबंधित नहीं है। बाकी ये तीनों लोग, बेगम अख्तर, मल्लिका पुखराज, पीनाज मसानी, ये सब गजल गायकी से संबंधित हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, खड़ाखड़ आंसर देते रहिएगा। इतिहास से क्वेश्चन, दास वंश की स्थापना किसने की थी? नसीरुद्दीन महमूद, रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबल। देखिए, इसको तो आंसर आप सभी लोग जानते होंगे कि दास वंश, जिसे हम लोग कहते हैं गुलाम वंश। ठीक, जिसे हम लोग कहते हैं गुलाम वंश, जिसका जो शासन काल है वो माना जाता है आपका, ये आपका 1206 से आप कह सकते हैं 1290 ईस्वी तक, 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक। ठीक, गुलाम वंश की स्थापना, इसका नाम गुलाम वंश क्यों पड़ा, तो इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के मोहम्मद गोरी के गुलाम ऐबक के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी। लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या है, बताने के लिए आपको स्पेशल पॉइंट क्या है, इस वंश के सभी सुल्तान गुलाम नहीं थे, लेकिन इस वंश की स्थापना गुलाम ने की थी, इसलिए इस वंश को कहा जाता है गुलाम वंश या दास वंश। इसके लिए इतिहासकारों ने, जो मैं बात कह रहा हूँ कि सभी गुलाम नहीं थे, इसके लिए एक वर्ड यूज किया है इतिहासकारों ने, जिसे मामलूक सुल्तान भी कहते हैं। मामलूक सुल्तान भी इन लोगों को कहते हैं। ठीक, और मामलूक सुल्तान कहते हैं जिसका अर्थ होता है कि स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास। ठीक, और इनको कह सकते हैं कि एक नाम और भी दे सकते हैं कि आरंभिक तुर्क सुल्तान भी इनको कहा जाता है। आरंभिक तुर्क सुल्तान भी इनको कहा जाता है। ठीक, तो इसकी स्थापना, दास वंश या गुलाम वंश की स्थापना जिसने की, वह व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक, दास वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 7, बढ़िया क्वेश्चन, आंसर दीजिए सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? सरकारिया आयोग, पंछी आयोग, राजा मन्नार समिति, कोठारी आयोग। इन चारों में से आपको यह बताना है कि केंद्र राज्य संबंधों के बीच में कौन नहीं है। हमें पता है कि भारत राज्यों का संघ है, हमें पता है कि भारत राज्यों का संघ है, और इसमें क्या किया गया है, राज्यों को मिला करके हम लोगों ने संघ या केंद्र की स्थापना की है। ठीक, तो हमारे पास शासन करने के दो अधिकारी हैं, एक राज्य है, दूसरा संघ। इनके बीच संबंध कैसे हों, इनके बीच संबंध कैसे डिसाइड हों, इन सभी के लिए समय समय पर कई समितियों का गठन किया गया था। उसमें से यह पूछा गया है कि कौन राज्य संबंधों से संबंधित समिति नहीं है। एक बात मैं इसको और बताना चाहूंगा, भारतीय संविधान के भाग 11 भारतीय संविधान के भाग 11 एवं 12 में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन है। केंद्र राज्य
के बीच केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन है। ठीक, और लगभग अनुच्छेद 345 से आप कह सकते हैं 300 तक, अनुच्छेद 245 से 300 के बीच में जो है इसका वर्णन है। और इन संबंधों को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है, वित्तीय संबंध, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। इन तीनों के बारे में विस्तृत विवरण है भाग 11 और 12 को मिलाकर के, और अनुच्छेद 245 से 300 के बीच में ये 4 समितियां हैं, जिसमें आपको ये बताना है कि कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंधों के बीच में नहीं थी। तो इसका जो राइट आंसर है, सरकारी आयोग था, पंछी आयोग था, राजा बन्नार समिति भी थी, और ये कोठारी आयोग, आपका कोठारी आयोग शिक्षा से रिलेटेड था। किसके लिए बनाया गया था? शिक्षा के लिए बनाया गया था। बाकी के ऑप्शन सब सही हैं, ये सभी केंद्र राज्य संबंधों को निर्धारित करने के लिए बनाई गई समितियां थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कोठारी आयोग। खटाखट आंसर देते रहिएगा। 15 मिनट में मैंने 7 क्वेश्चन आपको बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिए हैं। आगे भी आपको इसी तरह से अच्छे प्रश्न मिलेंगे। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, किसी तत्व का तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल के ... के बराबर होता है। साइंस से रिलेटेड है। घनत्व, सापेक्षता, परमाणु भार, परमाणुकता। ठीक, ये 4 चीजें हैं जिसमें आपको ये बताना है कि तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल, तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? ये आपका राइट आंसर जो होगा इसमें परमाणु भार के। ठीक, परमाणु भार के, क्योंकि परमाणु भार, तुल्यांकी भार बराबर होता है संयोजकता, तुल्यांकी भार बराबर होता है आपका, मैं फिर से आपको लिखूंगा, तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता इक्वल टू होता है किसके? परमाणु भार के। ठीक, परमाणु भार के। और जब हम तुल्यांकी भार से ही इस फार्मूले को निकाले हैं, तुल्यांकी भार जब होगा निकाला जाएगा तो परमाणु भार बटे संयोजकता। ठीक, बहुत प्रश्न आते हैं इस फार्मूले पे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3, परमाणु भार। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, बढ़िया क्वेश्चन देखिए, साइंस से रिलेटेड है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ 3 कंडीशन दी गई है। जल के साथ, जिसको आप लोग पीओपी बोलते हैं, ठीक, जल के साथ मिलाने पर जिप्सम बन जाता है। ठीक, CaSO4 × 2H2O। तीसरा है सजावट के लिए उपयोग किया जाता है। अब इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा सही है। हाँ, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा सही है। केवल 1 तथा 2, केवल 1 तथा 3, केवल 2 तथा 3, 1, 2 और 3 सभी सही। इन चारों में आपको ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहली बात, जल के साथ मिलाने पर जिप्सम बन जाता है, इस पे बात होगी। ये पीओपी आपका बनता ही जिप्सम से है। किससे बनता है? जिप्सम को गर्म करके, जिप्सम को गर्म करके पीओपी बनाया जाता है, और तापक्रम लगभग रखा जाता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड। जिप्सम को बहुत तेजी से गर्माते हैं तो एक पाउडर के रूप में वो जो है बन जाता है, जिसको ही हम लोग क्या कहते हैं? पीओपी कहते हैं। जिसका प्रयोग हम लोग, जो आप लोग प्लास्टर आप देखते हैं, हड्डियाँ टूटने पर प्लास्टर जो यूज होता है वो पीओपी का ही होता है, प्लास्टर चढ़ाने में। ठीक, घरों में देखिए, दीवालों में जब आपका पेंट होता है, पेंट से पहले पीओपी कराई जाती है, तो आप कह सकते हैं घरों में सजावट के रूप में। ठीक, इसके अतिरिक्त इससे बनते हैं खिलौने बनते हैं, और प्लस मूर्तियां भी बनाई जाती हैं। ठीक, तो ये पीओपी का उपयोग हुआ। अब ये पीओपी के बारे में आपने जाना। ठीक, इसके साथ पीओपी का जो फार्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो उसका है CaSO4 × ½ है। इसलिए इसको कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसे कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। ठीक, तो ये देखिए, ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, अब देखिए, ये पीओपी आपने जिप्सम से बनाया। जिप्सम को अगर हम लोग किस में मिला देते हैं? जल में, तो खटाक से ये पुनः पीओपी को अगर हम लोग जल में मिला देते हैं तो पुनः यह जिप्सम बन जाता है ठंडा होने पर। इसी को हम लोग दीवारों पे लगा देते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर ए भी है और आपका ए भी है।
तो 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। तो इसका जो हम जाएंगे तो किस पे जाएंगे? ऑप्शन नंबर 2, ठीक, केवल 1 तथा 3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, केवल 1 तथा 3 सही हैं। बाकी आपका ये जो फार्मूला दिया गया है वो गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, खड़ाखड़ आंसर देते रहिएगा। भारतीय संसद में कौन सी परिस्थिति में सदन किसी सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर सकता है? ठीक, देखिए, सदस्यता निरस्त होने के प्रावधान हैं, इनमें से आपको चूज करना है कौन सही है। यदि वह सदस्य लगातार 60 दिनों से सदन की सभी सभाओं से अनुपस्थित है, ठीक। यदि वह सदस्य लगातार 45 दिनों से सदन की सभी सभाओं से अनुपस्थित है, ठीक। यदि वह सदस्य लगातार 30 दिनों से सदन की सभी सभाओं से अनुपस्थित है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वह सदस्य लगातार 21 दिनों से सदन की सभी सभाओं से अनुपस्थित है, तो इसमें अब्सेंट के आधार पे, अब्सेंसी के आधार पे किसी भी सदन, चाहे लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की जो है सदस्यता समाप्त करने की टाइम लिमिट पूछी गई है। तो इसमें 21 है, 30 है, 45 है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक। यदि कोई सदन का सदस्य लोकसभा हो, राज्यसभा हो, अगर लगातार 60 दिनों से बिना किसी पूर्व अनुमति के वो सदन से गायब है तो उसकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी। और ये बातें आपको मिलेंगी आर्टिकल 101 में, अनुच्छेद 101 में, ठीक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर 1, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 संसद से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है। भारत में प्रायः 3 संसदीय सत्र होते हैं, नामतः बजट सत्र, मानसून सत्र तथा तीसरा सत्र पूछा है, ठीक। पहला है बजट सत्र, पहला इन्होंने बता दिया है स्वयं, बजट सत्र जो आपका फरवरी से स्टार्ट होता है। कब से? बजट फरवरी से स्टार्ट होता है। दूसरा आपका मानसून सत्र, ठीक है, एग्जैक्ट ऐसा मानसून सत्र, ये आपका लगभग स्टार्ट होता है जुलाई से, ठीक। और तीसरे का जो नाम है उसे कहते हैं हम लोग कौन सा सत्र? शीतकालीन सत्र। तीसरे को हम लोग कहते हैं कौन सा सत्र? शीतकालीन सत्र कहते हैं, शीतकालीन सत्र कहते हैं, जो लगभग स्टार्ट होता है आपका कहाँ से? नवंबर से। तो ये संसद के 3 सत्र हैं और इन तीनों सत्र को जो है प्रत्येक वर्ष जो है प्रारंभ किया जाता है और इनको तीनों के नाम है बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, जिसमें सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण सत्र माना जाता है कौन सा सत्र? बजट सत्र। इसको भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 साइंस से रिलेटेड, ठीक, आपकी एनाटॉमी से रिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन सा से यकृत से निकले पित्तरस का के कार्य हैं? ठीक, पित्तरस का कार्य पूछा है। अमाशय से आने वाले भोजन को क्षारीय बनाना, ठीक। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करना, नहीं, इनके बस की बात नहीं है। वसा को छोटी छोटी गोलियों में खंडित करना, ठीक। तो पहला तो सही है, ठीक, दूसरा गलत है। वसा को छोटी छोटी गोलियों में खंडित करना मतलब वसा के टुकड़े करना, ये भी सही है। और इस घटना को हम लोग कहते हैं पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन, पायसीकरण, ठीक है। वसा को पिघलाना और छोटे छोटे पार्ट में बांट देना, इसको इमल्सिफिकेशन भी बोलते हैं, पायसीकरण बोलते हैं। तो 2 ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3, और इसको हम पकड़ लेते हैं कहाँ से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केवल 1 तथा 3, ठीक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केवल 1 तथा 3। खटाखट आंसर देते रहिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। चमगादड़ के पंख तथा पक्षी के पंख, पक्षी के पंख ... अंग के उदाहरण हैं। समधर्मी, विषम रूप, समजात और समरूप, ठीक। देखिए, मैं आपको 2 चीजें आपको यहां बताना चाहूंगा। समजात अंग, इस प्रश्न से 2 चीजें आप जान लीजिए, जिसको समरूप अंग, समरूप अंग, ठीक। तो देखिए, उत्पत्ति समान परंतु कार्य भिन्न, ठीक है। जात मतलब उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य क्या है? भिन्न है, ठीक। वही समरूप अंग क्या है? आपका रूप समान है, उत्पत्ति भिन्न, उत्पत्ति क्या हो? भिन्न हो।
तो वो कहलाता है आपका समरूप अंग। जात मतलब जन्म, ध्यान रखिएगा। उत्पत्ति जिसका जन्म समान हो परंतु कार्य भिन्न हो उसे समजात अंग बोलते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन बोलते हैं। समरूप अंग क्या है? जिनका रूप समान हो लेकिन उत्पत्ति भिन्न हो। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। चमगादड़ के पंख तथा पक्षी के पंख, इनमें से किसमें आते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसमें से आते हैं किसमें? समरूप अंग के रूप में आते हैं। ठीक है, इनका रूप समान है, इनका कार्य भी समान, लेकिन उनकी उत्पत्ति अलग अलग अंगों से होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। वहीं समजात अंग का उदाहरण देना हो तो मनुष्य के हाथ और पक्षियों के पंख, उत्पत्ति समान है। मनुष्य के हाथ और पक्षियों के पंख, ठीक, देखिए दोनों का कार्य क्या है? अलग अलग है। तो ये ध्यान रखिएगा, समजात अंग और समरूप अंग। जिसका समजात अंग उत्पत्ति समान, कार्य भिन्न, समरूप अंग रूप समान, उत्पत्ति भिन्न। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो है 13 का, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी साइंस से रिलेटेड है। 4 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 20 कूलम आवेश ले जाने में किए गया कितना कार्य जूल में करना पड़ेगा? ठीक, 5, 40, 80। देखिए विभवांतर दिया गया है, विभवांतर दिया गया है आपका V बराबर दिया गया है कितना? 4। ठीक, आवेश दिया गया है, आवेश दिया गया है आपका C जो है वो, अच्छा 20, क्या दिया गया है? 20 दिया गया है। और पूछा है क्या? कार्य, कार्य पूछा है कितना है, वो भी किसमें पूछा है? जूल। तो फेमस फार्मूला है, इसमें कोई बहुत कठिनता वाली बात नहीं है कि आवेश विभवांतर बराबर होता है, विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे आवेश। क्या होता है? कार्य बटे आवेश होता है। ठीक, अब विभवांतर दिया गया है कितना? 4 दिया है, कार्य पूछ रहा है और आवेश दिया है कितना? 20, ये बटे का निशान है तो 20 ये इधर आ जाएगा, 20 इधर आ जाएगा तो 20 गुणे 4 बराबर 80 जूल। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा 80 जूल कार्य करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है 80। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? राष्ट्रीय उद्यानों की सूची दी गई है जिसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा जम्मू कश्मीर में स्थित है? दाचीगाम, पाखल, बालपक्रम और जल्दापाड़ा। ठीक, तो नीचे से हम शुरुआत करते हैं। ये आपका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। बालपक्रम जो है आपका ये मेघालय में है, ये आपका मेघालय में है। ठीक, पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो आपका जो है तेलंगाना में है। कहाँ पर है? तेलंगाना में है। और इसका राइट आंसर होगा दाचीगाम। 10 गांवों से बना, 10 ग्रामों को मिला करके, ग्रामों से मिला करके ये बना है। और ये देखिए किस चीज़ के लिए फेमस है? हंगुल हिरन, जिसे आप लोग कहते हैं कश्मीरी हिरन, कश्मीरी हिरन के लिए ये फेमस है। ठीक, बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दाचीगाम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डॉट 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 की शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने, ये रिक्टर होगा, रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। टॉर्नेडो, ज्वालामुखी, भूकंप, तड़ित, झंझावत। ठीक, इसमें से ये पूछा गया है कि रिक्टर पैमाने से हम लोग किस चीज को व्यक्त करते हैं? तो ये आपका आंसर जो होगा, हम लोग भूकंप को रिक्टर पैमाने पे नापते हैं, रिक्टर पैमाने पर मापते हैं। और इसमें 0 से लेकर के 10 तक इस खाने बने होते हैं। जितनी तेजी का भूकंप आता है हमारा पैमाना उतनी तेजी से ऊपर बढ़ता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है रिक्टर पैमाने पर नापी जाने वाली चीज जो है वो भूकंप है। खड़ाखड़ आंसर देते रहिएगा, पूरी क्लास बने रहिएगा और देखता है लास्ट में देखिएगा मैं कितना क्वेश्चन कर पाता हूं। ठीक, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात न्यूनतम है? ठीक, जनगणना से संबंधित प्रश्न है। तमिलनाडु, हरियाणा, केरल, कर्नाटक। सबसे अधिक आपका केरल में है 1084। ठीक, 1000 पुरुषों पे जो है 1084 महिलाएं हैं। सबसे अधिक लिंगानुपात सेक्स रेशियो है। और सबसे कम आपका कहाँ पे है? हरियाणा पे है।
ठीक, 877। आज की जो ये प्रश्न श्रृंखला मैंने शुरू की है, इसमें आप आंसर देते देते आपको समय नहीं मिलेगा। खटाक से क्वेश्चन, खटाक से आंसर दीजिएगा, बढ़िया तेजी से एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। हरियाणा है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा, सबसे कम न्यूनतम, सबसे कम लिंगानुपात है, जिसकी संख्या है 877। मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 877। इसी को बोलते हैं लिंगानुपात या सेक्स रेशियो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, ये देखिए, राज्यों से ही संबंधित प्रश्न है। भारत के कौन से राज्य का साक्षरता दर जो है अधिकतम है? आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, केरल। ये सभी को पता होगा कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पर है? केरल में। और सबसे कम आप ध्यान रखिएगा कि आपकी कहाँ पर है? बिहार में। ठीक, जनगणना 2011 से संबंधित डाटा अभी भी आपसे पूछे जाएंगे और आने वाली यूपीपी और यूपी दरोगा की परीक्षा में भी इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। बहुत सारे फैक्ट्स हैं इसमें, इसको आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, खड़ा आंसर देते रहिएगा, कोई भी हिलेगा नहीं जब तक पूरे 30 प्रश्न मैं ना करवा लूं। मज्जा कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन B12, विटामिन A। ठीक, पहली बात तो इनका परिचय आप ले लीजिए। कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जो कोशिकाओं को आपस में जोड़ता है। मतलब ये गम है, कोशिकाओं का एक गोंद है, कोशिकाओं को आपस में जोड़ता है। ठीक, और ये नहीं रहेगा तो आपकी कोशिकाएं नहीं जुड़ेंगी अच्छे तरीके से और घाव बना रहेगा। अब देखिए, मैंने हिंट दे दिया आपको, घाव बना रहेगा। तो खटाक से आप आंसर मार दीजिएगा किस पे? विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कोलेजन का निर्माण हो जाता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं मसूड़ों में घाव। पूरी बॉडी में कहीं पर भी घाव होगा, मसूड़ों में नहीं, कहीं पर भी घाव होगा। यदि विटामिन सी की कमी है तो उसको जुड़ने में समस्या होगी। तो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने वाला आपका जो प्रोटीन है वो कोलेजन है। उसके निर्माण के लिए जिस विटामिन की आवश्यकता चाहिए वह आपका विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विटामिन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, साइबर क्राइम से रिलेटेड बढ़िया क्वेश्चन, आंसर दीजिए। साइबर अपराध विशेषज्ञों के शोध के अनुसार साइबर अपराध में कौन सा देश शीर्ष पे है? रूस, यूक्रेन, चीन, यूएसए। ज्यादातर लोगों का दिमाग चीन पे जा रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में हकीकत यह है कि सबसे ज्यादा साइबर क्राइम की जो गतिविधियां होती हैं आपकी रूस में होती हैं। ठीक, और आपके भारत को अगर पूछा जाए, भारत इस लिस्ट में चौथे नंबर पे है, 10वें स्थान पे है। अभी भी भारत बहुत सेफ है, लेकिन यदि आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा साइबर क्राइम कहाँ पे होता है, किस देश में, तो आप निसंकोच रशिया बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रशिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, लेजर, जिसका इस्तेमाल हम लोग कई जगह पे करते हैं, ऑपरेशन में करते हैं, उसका आविष्कारक पूछा है। निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? थियोडोर मेमन, डेनिस पेपिन, विलियम मोर्टन, फ्रांसिस क्रिक। तो लेजर आविष्कारक जो है वो थे थियोडोर मेमन। कौन थे? थियोडोर मेमन थे। और ये किस देश के निवासी थे? अमेरिका। किस देश के? अमेरिका के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, थियोडोर मेमन। खटाखट आंसर देते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बढ़िया क्वेश्चन, इतिहास से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? रघुवंशम, अभिधर्म कोश, विष्णु पुराण, ऋतु संहार। ठीक, इसमें से आपको पूछा है कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो है ग्रंथ कौन सा है। तो इसमें आप आराम से टिक मार सकते हैं कि कौन सा आपका, ये आप रघुवंशम सभी जान रहे हैं, विष्णु पुराण, ऋतु संहार। तो इसका राइट आंसर है अभिधर्म कोश। अभिधर्म कोश। और ये एक्चुअल में संस्कृत की कविता है, एक्चुअल में संस्कृत की कविता है। और इसकी रचना की थी वशबंधु महोदय ने की थी। और ये रिलेटेड है किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अभिधर्म कोश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, केसर को बनाते वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग में लाया जाता है? ठीक, अगर आपसे कोई कहे दुनिया का सबसे महंगा मसाला कौन सा है, तो आप निसंकोच नाम लीजिएगा केसर, जिसका प्रयोग हम लोग दवाइयों में, सुगंध में, फ्लेवर में, बहुत सारी चीज़ों में हम करते हैं। और बहुत ही महंगा ये चीज़ है। और इसको हम लोग बनाते हैं किससे पूछा है? पंखुड़ियों से बनाते हैं क्या? वर्तिकाग्र से बनाते हैं क्या? स्टिग्मा बोलते हैं इसको इंग्लिश में, स्टिग्मा। क्या हम पत्तों से बनाते हैं? क्या हम बायदल कैलिक्स से बनाते हैं? ठीक,
तो इसमें जो राइट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 वर्तिकाग्र से बनाते हैं। किसी भी पुष्प को, अगर किसी भी पुष्प को देखा जाएगा तो उसका जो मादा जनन होता है वो होता है स्त्री केसर बोलते हैं उसे बोलते हैं कार्पल्स, ठीक। और इसके 4 पार्ट होते हैं, वर्तिकाग्र होता है, स्टिग्मा बोलते हैं जिसको, वर्तिकाग्र होता है जिसे स्टिग्मा बोलते हैं। वर्तिका दूसरा पार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्टाइल बोलते हैं, ठीक। तीसरा होता है अंडाशय जिसको ओवरी बोलते हैं, जिससे फल बनता है, ओवरी। और चौथा होता है बीजांड जिससे बीज बनता है, ठीक, जिसको बोलते हैं ओव्यूल, ठीक। जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है तो ये दोनों गिर जाते हैं, इससे फल बन जाता है और इससे आपका बीज बन जाता है। तो जब फ्लावरिंग होती है तो केसर के पौधों में हम इसको निकाल लेते हैं, किसको, वर्तिकाग्र को, और इसी से ही हम लोग बनाते हैं केसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। क्वेश्चन नंबर 24, सिर्फ 6 क्वेश्चन आपके रह गए हैं। कौन सा राज्य ऐतिहासिक रूप से भारत का धान भंडार कहा जाता है? छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु। यदि आपसे यह पूछे कि सबसे अधिक धान का, चावल का उत्पादन, तब आप आंसर देंगे सदैव किसका, पश्चिम बंगाल, ठीक। लेकिन अगर ये टाइटल यूज हो जाए, भारत का धान भंडार, धान का कटोरा, तो आप सदैव ऑप्शन किस पे जाइएगा, छत्तीसगढ़ पे जाइएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, बढ़िया क्वेश्चन, लगाइए आंसर। देखिए, भारत रत्न पुरस्कार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, वह भारत गणराज्य का उच्चतम असैनिक पुरस्कार है, बिल्कुल सही है, ठीक। सबसे सर्वोच्च पुरस्कार, उसे 1954 में प्रारंभ किया गया था, ये भी सही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ष नहीं दिया जाएगा, ऐसा भी निश्चित नहीं है। उसे केवल भारतीय नागरिक को ही प्रदान किया जाता है, नहीं, हमने दिया है, बाहरी व्यक्तियों को भी दिया है, ठीक। उसे 1954 में सीवी रमन, सी राजगोपालचारी और एस राधाकृष्णन को दिया गया था। कौन सा ईयर? 1954, ठीक, हाँ सही है। तो इसमें एक चीज गलत है, उसे केवल भारतीय नागरिक को, नहीं, ऐसा नहीं है। तो पहले तो उत्तर ले लीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3। अब मैं उन व्यक्तियों को नाम बताऊंगा, जैसे आपकी मदर टेरेसा, ठीक है, बाद में भारतीय नागरिक बनी, इनको दिया गया। खान अब्दुल गफ्फार खां, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां जो बलूचिस्तान पाकिस्तान के थे, खान अब्दुल गफ्फार खां। और सबसे फेमस नाम नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका, नेल्सन मंडेला, ठीक। इनको हमने जो है, ये ऐसे लोग थे जिनको भारतीय नहीं माना जाता है, परंतु इनको भी हम लोगों ने भारत रत्न पुरस्कार दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें सिर्फ एक गलत है, आपका ऑप्शन नंबर 3 कि केवल भारतीय नागरिक को ही प्रदान किया जाता है। बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन नंबर। मनरेगा सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में लागू किया गया था? 25, 22, 20, 18। मनरेगा अधिनियम 2005, मनरेगा अधिनियम 2005 से पारित हुआ, ठीक। वर्ष 2006 में हमने यूपी में इसे केवल कितने जिलों में लागू किया? 22 जिलों में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 22। और उसके बाद वर्ष 2008 में हमने इसको पूरे यूपी में लागू कर दिया गया था, पूरे यूपी में लागू कर दिया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जो है उत्तर प्रदेश के जो है 22 जिलों में इसे सबसे पहले लागू किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। चकबंदी योजना उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ हुई? ठीक, हमने भूमि सुधार की योजना जो लाई थी, भूमि सुधार की योजना है चकबंदी, भूमि सुधार की योजना आप कह सकते हैं, भूमि पुनर्गठन योजना कह सकते हैं इसको, भूमि पुनर्गठन योजना कह सकते हैं, या खेतों को एक साथ लाने की योजना, खेतों को एक साथ ज्वाइंट करने की, एक साथ संयुक्त करने की योजना, इसे हम कह सकते हैं, संयुक्त करने की योजना हम इसे कह सकते हैं। ठीक, तो ये योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये तो मैंने उत्तर पहले ही बता दिया। ठीक, कौन सा? नहीं, अभी उत्तर नहीं बताया। 1954 इसे हमने लागू किया। कब से? वर्ष 1954 में। ठीक, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, 1954। 3 क्वेश्चन बचे हैं, इसको आंसर दे के जाइएगा। धर्मवीर भारती पुरस्कार का संबंध
किस क्षेत्र से है। अगर इनकी पुस्तकों को कोई पढ़ा होगा तो जान जाएगा कि किस क्षेत्र से संबंधित है, शिक्षा, पत्रकारिता, साहित्य, संगीत। तो ये पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में, पत्रकारिता से। किस क्षेत्र में, पत्रकारिता से ये पुरस्कार दिया जाता है और इसमें 11,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पत्रकारिता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, कासगंज को किस जिले से अलग करके जिला बनाया गया है। ठीक, फर्रुखाबाद, इटावा, एटा, आगरा। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका एटा से काट करके। कासगंज पहले तहसील था, एटा की तहसील थी, जिसको हम अलग करके कासगंज को एक जिला बनाए हैं। इसके साथ आप ध्यान रखिएगा, यूपी में इस समय जिलों की संख्या 76 है और ये 76वां जिला जो आपका बना है उसे नाम दिया गया है कल्याण सिंह नगर। उसे नाम दिया गया है कौन सा नगर, कल्याण सिंह नगर। और ये आपका अलीगढ़ और बुलंदशहर के हिस्सों को काट के बनाया गया है, अलीगढ़ और बुलंदशहर के हिस्सों को। ठीक, इस मिशन लक्ष्य सीरीज का 30वां प्रश्न आपका, राज्य का प्रथम गंगा हेरिटेज जोन कहां बनाया गया था। इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, फतेहपुर। तो गंगा हेरिटेज जोन गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक स्पेशल जोन है जिसे हमने वर्ष 2011 में बनाया। कहां पर, कानपुर में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कानपुर। तो दोस्तों ये थे आज की मेरी मिशन लक्ष्य सीरीज की पहली सीरीज के 30 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। कल मैं पुनः अपनी 30 बेहतरीन प्रश्नों के साथ लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।